अक्सर लोगों के साथ ना जीवन में कम से कम एक बार ऐसा जरूर होता है। मतलब मान लीजिए किसी ने कोई शब्द अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ किताबों में पढ़ा है हम्म। और दिमाग में उसका एक खास उच्चारण भी तय कर लिया है। लेकिन जब पहली बार किसी नेटिव इंग्लिश बोलने वाले के सामने उस शब्द को बोलने की बारी आती है या किसी अहम मीटिंग में, तो मुंह से कुछ ऐसा निकलता है कि कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। हाँ बिल्कुल, लोग बस घूरते रह जाते हैं। सही बात है। उस पल ना ऐसा लगता है जैसे ये जो अंग्रेजी स्पेलिंग्स हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, सच कहूं तो ये कोई व्यक्तिगत नाकामी नहीं है। ये भाषा का ही एक बहुत बड़ा छल है। अच्छा। असल में अंग्रेजी की स्पेलिंग पर भरोसा करना एक बहुत बड़ा जोखिम है। मतलब जो सामने कागज पर लिखा दिख रहा है और जो असल में मुंह से निकलना चाहिए, उन दोनों के बीच अक्सर कोई सीधा तालमेल होता ही नहीं है। ये किसी भूल भुलैया की तरह है जहां हर मोड़ पर नियम बदल जाते हैं। एकदम सही कहा। और आज हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय बिल्कुल यही है। आज हम अंग्रेजी उच्चारण के नियमों और उन 44 ध्वनियों के पीछे के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं, जो कि उच्चारण की असली नींव है। बिल्कुल। और ये चर्चा उन विस्तृत आईपीए गाइड्स और फोनेटिक्स के स्रोतों पर आधारित है जो इन ध्वनियों की बारीकियों को समझाते हैं। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि स्पेलिंग और उच्चारण अक्सर एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं। हाँ, और ये भी कि जानकारी के बोझ से दबे बिना इन ध्वनियों पर महारत कैसे हासिल की जा सकती है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा स्कूल में अंग्रेजी सीखना शुरू करता है ना, तो उसे सबसे पहले 26 अक्षरों वाली वर्णमाला पढ़ाई जाती है। वही अपनी ABCD। हाँ, 5 स्वर जिन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और 21 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। और यहीं से एक झूठी उम्मीद बन जाती है, तय आवाज होगी। लेकिन जैसे जैसे इंसान भाषा में गहराई में जाता है, ये भ्रम बुरी तरह टूट जाता है। अगर हम अपनी हिंदी भाषा को देखें ना, तो उसका गणित एकदम साफ है। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत और सरल नियम काम करता है। जैसा लिखा जाता है बिल्कुल वैसा ही बोला जाता है। एकदम सही बात है। क हमेशा क ही रहेगा, चाहे वो किसी भी शब्द में इस्तेमाल हो। लेकिन अंग्रेजी में स्पेलिंग देखकर उच्चारण का अंदाजा लगाना एक ऐसा खेल है जिसमें हारने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। उदाहरण के लिए चलिए 3 शब्द लेते हैं। अच्छा। एक है दो, जिसकी स्पेलिंग है THOUGH। दूसरा है थ्रू यानी THROUGH। और तीसरा है टफ यानी TOUGH। हाँ, ये अंग्रेजी भाषा की विडंबना का सबसे बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण है। कोई भी तर्कशील इंसान यही सोचेगा कि अगर तीनों शब्दों के अंत में OUGH है तो आवाज भी एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम। स्पेलिंग बिल्कुल मिलती जुलती हैं, लेकिन जब हम इनका उच्चारण सुनते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। पहला बन जाता है दो, दूसरा बन जाता है थ्रू, और तीसरा बन जाता है कफ। हाँ। स्पेलिंग एक जैसी, लेकिन ध्वनि पूरी तरह से बदल गई। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी के पास एक कीबोर्ड है जिसमें केवल 26 बटन हैं, लेकिन जब आप उन्हें अलग अलग तरीके से दबाते हैं तो उनसे 44 अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और उस कीबोर्ड की सबसे बड़ी खराबी ये है कि एक ही बटन को अलग अलग जगह दबाने पर अलग अलग आवाज आ सकती है। सही बात है। इसी कारण से अंग्रेजी को अक्सर 44 साउंड्स लैंग्वेज कहा जाता है। इतिहास में जाएं तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। अंग्रेजी ने सदियों तक फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक जैसी कई भाषाओं से शब्द उधार लिए। अच्छा। तो उन्होंने स्पेलिंग तो पुरानी भाषाओं वाली रख ली, लेकिन बोलने का तरीका समय के साथ बदलता गया। नतीजा ये हुआ कि आज 26 लेटर्स हैं, लेकिन ध्वनियां 44 हैं। मतलब एक लेटर कई ध्वनियां दे सकता है? हाँ, और कई लेटर्स मिलकर एक नई ध्वनि बना सकते हैं। जैसे P और H मिलते हैं तो फ की ध्वनि बनाते हैं। इसलिए जब डिक्शनरी में कोई शब्द देखा जाता है तो सिर्फ अक्षरों पर निर्भर नहीं रह जा सकता। आपने देखा होगा शब्दों के आगे कुछ अजीब से निशान लिखे होते हैं। हाँ, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल। वो डिक्शनरी असल में ये चीख चीख कर कह रही होती है कि शब्द को लिखा कैसे गया है ये भूल जाओ, बस ये देखो कि उसे बोलना कैसे है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो जब तक कोई इन 44 ध्वनियों को नहीं समझता, वो अंधेरे में तीर चलाता रहेगा। लेकिन यहाँ सीखने वाले एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या? वो इन 44 ध्वनियों की एक लंबी लिस्ट बनाते हैं और उन्हें एक साथ रटने बैठ जाते हैं। उफ, जो कि दिमाग घुमा देने वाला काम है। रटकर तो कोई बच्चा भी भाषा नहीं सीखता। बच्चा सुनता है, दोहराता है, तो अगर रटना नहीं है तो इन्हें सीखा कैसे जाए? यहीं पर हमें ध्वनियों को बांटना पड़ता है। इन 44 ध्वनियों को
5 समूहों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है स्वरों का, यानी वावल्स का। कुल 20 वावल साउंड्स होते हैं। 20? अक्षर तो सिर्फ 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। यही तो जादू है। वावल्स असल में अंग्रेजी उच्चारण की आत्मा है। जब कोई वावल बोला जाता है ना, तो फेफड़ों से हवा बिना किसी रुकावट के सीधे मुंह से बाहर आती है। इन 20 वावल्स को मोनोप्थॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स में बांटा गया है। 12 एकल स्वर और 8 मिश्रित स्वर। डिप्थॉन्ग्स सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एलियन का नाम लगता है। हाँ, नाम थोड़े डरावने जरूर हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत सीधा है। मोनोप्थॉन्ग्स मतलब एक स्थिर ध्वनि और डिप्थॉन्ग्स मतलब 2 ध्वनियों की यात्रा। तो चलिए शॉर्ट वॉवल से शुरू करते हैं, जो कुल 7 होते हैं। सबसे पहले इन्हें सीखना चाहिए, और यहीं पर ना हमारी मातृभाषा की आदतें अक्सर आड़े आ जाती हैं। जैसे एक बहुत ही आम ध्वनि है जो कैट या मैन शब्द में आती है। हाँ, ए साउंड तुरंत पकड़ लेते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस ध्वनि को सही से बोलने के लिए हमारे मुंह को हिंदी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा खोलना पड़ता है। कैट, मैन, अगर मुंह थोड़ा कम खुला तो आवाज दब जाती है एकदम। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि शॉर्ट वाउल्स के ठीक विपरीत आते हैं लॉन्ग वाउल्स। ये 5 होते हैं, जैसे सी शब्द में बड़ी ई की ध्वनि या फूड में बड़े ऊ की ध्वनि। यहाँ एक बहुत ही काम की मेमोरी ट्रिक है। वो क्या? डिक्शनरी में जब भी किसी ध्वनि के आगे 2 छोटे बिंदु दिखें, जिसे कोलन कहते हैं, तो उसका सीधा मतलब है रुकिए और इस आवाज को खींच कर बोलिए, जैसे सी ई। अरे वाह! और ये खींचना सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है ना? मतलब अगर कोई सिट बोल रहा है जहां छोटी ध्वनि है, तो उसका मतलब है बैठना। लेकिन अगर वो गलती से ध्वनि को खींच दे तो वो सीट बन जाएगा। हाँ, जिसका मतलब हो गया बैठने की जगह। मतलब ध्वनि के एक छोटे से खिंचाव से पूरे शब्द का अर्थ ही पलट जाता है। बिल्कुल। और वाउल्स के अंत में आते हैं वो 8 डिप्थॉन्ग्स जिनकी हमने बात की थी। 2 ध्वनियों की यात्रा, जैसे टाइम या माय में आए की ध्वनि। ये आ से शुरू होती है और ई पर जाके खत्म होती है। इन्हें ना गाने की तरह सीखा जा सकता है। सही बात है। तो वाउल्स के बाद अब बात करते हैं व्यंजनों की, यानी कॉन्सोनेंट्स की दुनिया की। यहाँ कुछ ध्वनियां बहुत आसान हैं और कुछ बेहद चुनौतीपूर्ण। हाँ, कुल 24 कॉन्सोनेंट ध्वनियां हैं। और राहत की बात यह है कि आसान ध्वनियां बिल्कुल हमारी हिंदी जैसी ही हैं। जैसे पेन बोलते समय प की ध्वनि या बैग में ब की ध्वनि। इसके लिए मुंह को कोई नई कसरत नहीं करनी पड़ती। लेकिन असली मुश्किल उन ध्वनियों में है जो हमारी हिंदी में है ही नहीं। जैसे कि वो कुख्यात टीएच ध्वनि। बिल्कुल, विशेष रूप से यही ध्वनि। इसमें 2 अलग साउंड्स हैं। एक है हल्का थ, जैसे थिंक या थैंक में, और दूसरी है दिस या दैट वाली ध्वनि, जो हिंदी में बिल्कुल नहीं मिलती। तो इसे बोलने की तकनीक क्या है? इसे बोलने का विज्ञान ये है कि जीभ की नोक को ऊपर और नीचे के दांतों के बीच हल्का सा रखना होता है और फिर हवा को बाहर धकेलना होता है। ये मुंह के लिए थोड़ा अजीब होता है, क्योंकि हिंदी बोलते समय हम जीभ को दांतों के बीच नहीं लाते। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन मेरी एक आपत्ति है। बताइए। इतने सारे नियमों और अजीबोगरीब प्रतीकों को देखकर ना कोई भी घबरा सकता है। क्या सच में सीखने वालों को हर एक आईपीए प्रतीक को बैठ के रटना होगा? ये तो बहुत डरावना काम है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उन प्रतीकों को रटना ही सबसे बड़ी गलती है। अच्छा। भाषा विशेषज्ञ एक गोल्डन रूल बताते हैं। प्रतीकों को मत रटो, बल्कि उन्हें शब्दों से जोड़ो। मतलब गलत तरीका यह है कि आप सोचें इस प्रतीक का क्या मतलब है। सही तरीका यह है कि आप दिमाग में बिठा लें कि कैट वाली ध्वनि का प्रतीक ये है। समझ गया। मतलब जब भी वो निशान दिखे तो मुझे बस अपना कैट वाला उच्चारण याद करना है। बिल्कुल। और इसी दुनिया में एक और बड़ी चीज है साइलेंट लेटर्स। ओहो, साइलेंट लेटर्स। अक्षर जो लिखे तो जाते हैं पर बोले नहीं जाते। जैसे नाइफ में के चुप है, ऑनेस्ट में एच की आवाज नहीं आती, और डाउट में बी बस मौन खड़ा है। इसके पीछे का इतिहास बहुत मजेदार है। जब प्रिंटिंग प्रेस आई ना, तो स्पेलिंग कागज पर छपकर फिक्स हो गई, लेकिन लोगों के बोलने का तरीका बदलता रहा। अच्छा। पुराने जमाने में नाइफ को सच में क नाइफ बोला जाता था। आज लोग उसे बोलना छोड़ चुके हैं, लेकिन स्पेलिंग अभी भी वही पुरानी वाली चल रही है। ये तो भाषा का एक अपना ही टाइम कैप्सूल हो गया।
अच्छा, व्यंजनों की बात करते हुए ना हमें उस महामुकाबले की बात जरूर करनी चाहिए जो विशेष रूप से हिंदी बोलने वालों के सामने रोज आता है। आप वी और डब्ल्यू की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। वी बनाम डब्ल्यू का भ्रम। होता यह है कि हिंदी में वाह बस एक ही तरह से बोला जाता है, तो जब अंग्रेजी में ये दोनों आते हैं तो अक्सर लोग बिना सोचे दोनों को एक ही तरह से बोल देते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों अलग ध्वनियां हैं लेकिन अक्सर एक जैसी बोल दी जाती हैं। तो चलिए इस विज्ञान को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले वी ध्वनि। वी बोलते समय ना ऊपर के दांत नीचे वाले होंठ को छूने चाहिए और एक हल्की कंपन यानी वाइब्रेशन होनी चाहिए। जैसे वैन, वेरी, वॉइस। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है डब्ल्यू ध्वनि। इसमें दांत होंठ को बिल्कुल नहीं छूते, होंठ एकदम गोल हो जाते हैं, जैसे आप ऊ बोल रहे हो। मतलब वाटर, विन, विंडो। हाँ, इसे मिनिमल पेयर से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे एक शब्द है वाइन, VINE यानी बेल, और दूसरा है वाइन, WINE यानी पीने वाली वाइन। तो जब वी वाला वाइन बोलते हैं तो दांत और होंठ मिलते हैं और डब्ल्यू वाले में होंठ गोल होते हैं। सही। अक्सर लोग मजेदार गलतियां कर देते हैं, दांतों का इस्तेमाल किए बिना वेरी गुड की जगह वेरी गुड बोल देते हैं, डब्ल्यू वाला। हाँ, मैंने बहुत लोगों को वाटर की जगह वाटर वी के साथ बोलते सुना है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो ये छोटी सी मुंह की स्थिति स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन और स्मूथ ग्लाइड के बीच का अंतर तय करती है, जो नेटिव इंग्लिश समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इतने सारे नियमों और ध्वनियों को जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना थके कैसे लागू किया जाए। यहीं पर एक बहुत ही असरदार ट्रिक काम आती है, 1 साउंड पर डे, यानी रोज एक ध्वनि। क्या सच में रोज सिर्फ एक ध्वनि से काम चल जाएगा? बिल्कुल, सिर्फ एक ध्वनि, 5 शब्द और दिन के केवल 10 मिनट। इस तरीके से 44 दिन में पूरा अंग्रेजी उच्चारण मजबूत हो जाएगा। तो ये दिनचर्या काम कैसे करती है? इसके 4 आसान कदम हैं। पहला, शुरुआत के 2 मिनट सिर्फ एक ध्वनि चुनें, मान लीजिए छोटी ई की ध्वनि। दूसरा कदम, अगले 3 मिनट तक उस ध्वनि वाले 3 शब्द जोर से बोलें, जैसे सिट, बिग, फिश। तीसरा कदम क्या है? अगले 2 मिनट के लिए शीशे में अपने मुंह की स्थिति देखें, क्या मुंह वैसे ही खुल रहा है जैसा खुलना चाहिए? और आखिरी कदम? बचे हुए 3 मिनट YouTube पर सही उच्चारण सुने और दोहराएं। मुझे ये डे 1 और डे 2 का प्लान बहुत पसंद आया। ये सीखने की प्रक्रिया को भारी भरकम होने से बचाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज हमने समझा कि 26 लेटर्स एक छलावा हो सकते हैं। मुंह की सही स्थिति खासकर वी और डब्ल्यू के लिए बहुत मायने रखती है, और 10 मिनट के दैनिक अभ्यास से रटने के बजाय ध्वनियों को पहचाना जा सकता है। अंग्रेजी कोई जादुई पहेली नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है। बिल्कुल, जिसे सही तकनीक से आसानी से डिकोड किया जा सकता है। और अंत में मैं एक नया और विचारोत्तेजक पहलू भी छोड़ना चाहूंगी, जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करेगा। वो क्या है? हमने ध्वनियों पर तो बात कर ली, लेकिन स्ट्रेस यानी जोर देने का सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस? हाँ, जैसे शब्द है टीचर। हाँ। इसमें पहले हिस्से यानी टी पर जोर दिया जाता है। हिंदी के विपरीत अंग्रेजी एक स्ट्रेस टाइम्ड भाषा है, अच्छा। जहां शब्द के सही हिस्से पर जोर देने से पूरी भाषा का लहजा और कई बार शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। अरे वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। अगली बार जब श्रोता डिक्शनरी देखेंगे तो उन्हें उन छोटे निशानों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।